जय हिंद साथियों। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए इन प्रश्नों को हल किया जाए। तो पहला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि दो बिंदु है, ए है और बी है। ए का निर्देशांक दिया है 2-3 और बी का निर्देशांक दिया है 10, ये दो बिंदु है और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 है। तो कह रहा है कि y का मान बताइए क्या होगा। दो बिंदुओं का बीच का दूरी दे दिया है, दूसरे बिंदु में y का निर्देशांक नहीं दिया है, वही y का निर्देशांक हमको पता करना है। कैसे पता करेंगे? तो सूत्र होता है साथियों कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो पहले बिंदु को कहा जाता है x1 y1, दूसरे बिंदु को कहा जाता है x2 y2 और बीच की दूरी को d कहा जाता है। तो d का मान 10 है। चलिए सब रख दिया जाए। d का मान 10 अंडर रूट x2 का मान 10, x1 का मान 2 का वर्ग, y2 का मान y और y1 का मान -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का वर्ग। इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100 और कर्णी वाले किसी भी संख्या का वर्ग किया जाता है तो कर्णी हट जाता है, कर्णी हट जाएगा और 10 में से 2 गया 8 का वर्ग और y प्लस 3 का वर्ग करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से y स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 3 दूना के 6y। इस तरह से हम इसका वर्ग कर लेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र से। तो ये हो गया आपका 100 और 8 का वर्ग हो जाएगा 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। 64 को अगर हम इधर करके 100 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 36 और 9 को इधर करेंगे तो हो जाएगा -9 और ये है y स्क्वायर प्लस 6y और 36 में से 9 को घटा दिया जाए तो हो जाएगा आपका 27 और ये हो गया y स्क्वायर प्लस 6y। इसको अब उधर लेके जाएंगे y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को हल करेंगे। ऐसा दो अंक की गुणा करने पे 27 और जोड़ने घटाने पे 6, ऐसा दो अंक है 9 और 3। तो गुणनखंड किया जाए y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y 27 बराबर 0। इसके बाद हो जाएगा y स्क्वायर, दो का जोड़ा बना लेंगे, इन दोनों में कॉमन होगा आपका y तो बचेगा y प्लस 9 और यहाँ कॉमन लीजिए -3 तो हो जाएगा आपका y और माइनस माइनस प्लस 27। तो दोनों में हो गया y प्लस 9 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा y -3 बराबर 0, यानी y बराबर -9 और y बराबर 3, यानी कि जो y का मान होगा वो या तो -9 होगा या तो 3 होगा। तो ये भी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से करेंगे। अगले प्रश्न पे चला जाए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। कह रहा है कि एक रेखा है AB जो दो बिंदु 4, 3 और 8, 5 से होकर जा रही है।
इसको एक बिंदु C 3 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो कह रहा है कि बिंदु C का निर्देशांक बताइए। चलिए, अनुपात वाला सवाल है, तो अनुपात के रूप में आपका सूत्र होता है, ये नहीं पता है तो इसको x, y मान सकते हैं। x निकालने के लिए सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n। तो चलिए पहले निकाल लिया जाए x का मान। तो ये होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2, और जो अनुपात होता है उसमें पहला वाला m होता है और दूसरा वाला n होता है। चलिए रखा जाए, m का मान 3 गुणे x2 का मान 8, n का मान 1 और x1 का मान 4 बटा में 3 प्लस 1। तो 3 8 24, 4 एकम 4, 3 और 1 4, 24 और 4 28 बटा 4 और 4 7 28। तो x का मान आपका हो गया 7। y का निकालेंगे, y बराबर सूत्र होता है my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। तो y बराबर m का मान यहाँ पर है 3, y2 का मान 5, n का मान 1, y1 का मान -3 बटा में m का मान 3 और n का मान 1। गुणा किया जाए, 3 5 15 -3 बटा में 3 आए 4। 15 में से 3 घटाइएगा तो हो जाएगा 12 बटा 4। तो 4 तिहाई 12। तो x का मान 7 हुआ और y का मान 3। तो बिंदु C का निर्देशांक क्या होगा? इसलिए C का निर्देशांक बराबर, उसको x y माने थे, तो x का मान 7 और y का मान 3। तो इस तरह से आपका C का निर्देशांक होगा 7 का मान 3। अगला प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न है आपका, AB आपका एक सीधी रेखा है, A का निर्देशांक है -3, 10 और B का निर्देशांक है 6, -8, और इसको एक बिंदु है बीच में C जिसका निर्देशांक है -1, 6। दो बिंदुओं से एक रेखा होकर के जा रही है, उसको एक बिंदु ऋण 1, 6 कह रहा है कि कितना के अनुपात में बांटे। इस बार अनुपात निकालना है, यानी कि यम संबंध यम का मान पता करना है, क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, किसी एक सूत्र का प्रयोग कर देंगे, या तो x वाले का या तो y वाले का। किसी भी एक सूत्र का प्रयोग करने से अनुपात पता चल जाएगा। तो चलिए x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n। तो पहला बिंदु आपका होता है x1 y1, दूसरा होता है x2 y2, और जो बीच में बिंदु दिया है इसको बोलते हैं x, y। सभी मानों को इसमें रखा जाए, तो x का मान यहाँ पर है -1, m का मान हमको नहीं पता है, x2 का मान 6, n का मान नहीं पता है, x1 का मान -3 बटा में m और n का मान हमको नहीं पता है। अब इधर मल्टीप्लाई किया जाए तिर्यक, -m माइनस n, ये हो जाएगा 6m - 3। अब m वाले को बाई तरफ, n वाले को दाहिनी तरफ, तो ये हो जाएगा -m माइनस 6m बराबर -3n, और ये उधर जाएगा तो प्लस n। ये अगर जोड़ा जाएगा दोनों माइनस से तो जुटेगा, तो
7m और ये घट करके हो जाएगा -2m। ये कट गया। अनुपात यम और यन का निकाला है, यम बटा यन का मान निकालना है। तो यम बटा यन बराबर 2/7, यानी यम संबंधे यन बराबर 2 संबंधे 7, यानी कि यह जो बिंदु सी है वह ए बी को कितना के अनुपात में बांटेगा, तो 2 संबंधे 7 के अनुपात में। तो किसी भी एक सूत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं, या तो यक्स वाले का या तो वाई वाले। तो अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न दिया है आपका, एक रेखा दो बिंदु से होकर के जा रही है। ए का निर्देशांक है 4, 5 और बी का निर्देशांक है -2, 7। कह रहा है कि इस रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। जो मध्य में बिंदु पड़ेगा इन दोनों बिंदुओं के बिल्कुल बीच में, उसका निर्देशांक क्या होगा। तो मध्य बिंदु नहीं पता है तो मान लीजिए कि मध्य बिंदु एक्स वाई है, और मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का सूत्र होता है यक्स बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। चलिए इसमें रख दिया जाए। पहले बिंदु को कहा जाता है x1 y1 और दूसरे बिंदु को कहा जाता है x2 y2। रखिए x1 का मान 4, x2 का मान -2/2, घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 2/2, भाग दीजिएगा तो 1। इसके बाद आपका हो जाएगा y1 का मान 5, y2 का मान 7/2, 7 और 5 12/2, 2 6 के 12, यानी x और y का मान 1 और 6 आ गया। इसलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर, जरूर इसको लास्ट में लिखेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 1, 6, यानी कि जो यहाँ पर सी है जो बिल्कुल बीच में है वह कितना होगा, तो 1, 6 होगा। तो इस तरह से मध्य बिंदु का निर्देशांक आपसे पूछ सकता है। इसके बाद आएंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 5वां। दे रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सेक ए कोष्ठ में 1 माइनस साइन ए दूसरे कोष्ठक में सेक ए प्लस tan ए बराबर 1 होगा। त्रिकोणमिति से सब प्रश्न है। लेफ्ट को हल करके हमें 1 लाना है। कैसे लाएंगे, चलिए लेफ्ट हैंड साइड को हल किया जाए। तो हम बताए थे कि इस तरह का जो भी प्रश्न आता है कक्षा 10 में ज्यादातर साइन और कास वाले ही सूत्र को लिखा जाता है। चलिए सेक ए का सूत्र होता है 1/में कास ए, ये साइन के रूप में पहले से, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सेक ए का सूत्र 1/कास ए, tan का सूत्र होता है साइन ए बटा में कास ए। चलिए ये हो गया आपका 1/कास ए, 1 माइनस साइन ए, यहाँ एलसीएम लेंगे आप, कास ए, कास से कास कटेगा तो 1 का प्लस कास से कास कटेगा तो साइन ए। चलिए मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ऊपर का ऊपर वाले में, नीचे का नीचे वाले में। तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, आप सूत्र पढ़े कि ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वर्गांतर वाले सूत्र में रख के इसको करेंगे तो हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और साइन का वर्ग साइन स्क्वायर ए बटा में कास का कास में गुणा होगा तो कास स्क्वायर ए। अब आपको सूत्र पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा
काश स्क्वायर है बटा में काश स्क्वायर है। दोनों को घटाइएगा तो इसका मान हो जाएगा 1 बराबर राइट हैंड साइड। हमको 1 लाना था, 1 आ गया। तो ये था आपका त्रिकोणमिति से सवाल। बहुविकल्पी प्रश्न में 1 से 20 तक सभी चैप्टरों का प्रश्न देने का वो प्रयास करेगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 26 जो कि ऊंचाई दूरी का सवाल है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर है, एक आपका मीनार है। मीनार आपका हो गया ए बी। इस मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है सी। इस बिंदु से मीनार के शिखर को देखने पर उन्नयन कोण आपका बन रहा है 45 अंश। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। ऊंचाई दूरी का सवाल जरूर 1-2 प्रश्न आता है और ऊंचाई दूरी का जो सवाल है वो बहुविकल्पी में भी आता है और बड़े प्रश्न में भी आता है। तो चलिए इसको कैसे किया जाएगा। एक कोण और एक भुजा का मान दिया हुआ है। ये आपका हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनता है। मीनार का ऊंचाई हमको निकालना है, नहीं पता है तो मान लेंगे मीनार का ऊंचाई यच है। तो कैसे आप इस यच का मान निकालेंगे। तो ऊंचाई दूरी का ये नियम है कि जिस भुजा को आपको निकालना है पहले उसको लिखिए। ए बी का लंबाई हम निकालना चाहते हैं, उसको पहले लिखिए। जिस भुजा का लंबाई पता है उसको नीचे लिखिए। बीसी का लंबाई पता है उसको नीचे लिखेंगे। अब चूंकि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का नाम होता है लंब, कोण और आधार। तो जो ये अनुपात आप लिखे हैं ए बी बटा बी सी, इसमें आप देखेंगे कि ए बी क्या है। तो ये जो आपका ए बी है ये लंब है और बी सी आपका क्या है, आधार है। यानी आप ये जो ए बी बटा बी सी लिखे हैं यह लंब बटा आधार का अनुपात है, लंब और आधार का अनुपात है। तो लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, तो ये होता है tan थीटा। लंब बटा आधार tan थीटा का सूत्र होता है। जिसके अनुपात का सूत्र बनेगा वही यहाँ लिखा जाएगा। अब मान रखा जाए ए बी का मान नहीं पता है, निकालना है, उसको यच माना गया है और बी सी का मान है 30 बराबर tan थीटा का मतलब कि जो उन्नयन कोण है वो कितना है 45। तो यच बटा 30 बराबर tan 45 का मान 1 और गुणा कर देंगे तो यच बराबर 30 मीटर। यानी कि इसका जो मीनार का ऊंचाई होगा वो भी कितना होगा 30 मीटर। तो इस तरह से हम ऊंचाई दूरी के सवाल को कर पाते हैं। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका वृत्त वाले चैप्टर से। दिया है आपका कि एक आपका वृत्त है, इस पर एक बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है दोनों तरफ और यहाँ बीच में केंद्र है, केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिला दिया गया है। ये है आपका ए, ये है बी और ये है सी। कह रहा है कि त्रिज्याओं के बीच जो बना हुआ कोण है वो है आपका 110। तो कह रहा है कि स्पर्श रेखा के बीच का कोण बताइए। जो केंद्र पर कोण बन रहा है स्पर्श रेखा से जब त्रिज्या को मिलाए हैं तो जो कोण बन रहा है वो हमारा 110 है। तो स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होगा। तो नियम होता है इसके लिए कि जब किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो केंद्र पर बने कोण और स्पर्श रेखाओं के बीच बने हुए कोण का योगफल हमेशा 180 अंश होता है। तो हो जाएगा नियम के अनुसार कि कोण ए ओ बी, केंद्र वाला कोण है ए ओ बी, स्पर्श रेखा के बीच का कोण है इसका नाम पड़ेगा ए सी बी, कोण ए सी बी। तो केंद्र पर बने कोण और स्पर्श रेखा के बीच बने हुए कोण का योगफल 180 अंश होता है। केंद्र पर बना कोण ए ओ बी का मान है 110
कोण ए सी बी बराबर 180। तो हो जाएगा कोण ए सी बी बराबर 180 माइनस 110 और घटा दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 70। यानी ये जो कोण आपका होगा ये होगा 70। तो इस तरह से या तो ये कोण दिया रहेगा तो ये पता कर लेंगे और ये कोण दिया रहेगा तो ये पता कर लेंगे। तो यही नियम है, इस नियम से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। इसी तरह का एक और प्रश्न है। ए है, बी है, सी है। इस बार अब जो है स्पर्श रेखाओं के बीच बना हुआ कोण दिया है 80 और कह रहा है कि केंद्र पर बना हुआ कोण बताइए। तो अभी हमने बताया कि केंद्र पर बना कोण और स्पर्श रेखाओं के बीच बने हुए कोण का योगफल हमेशा 180 अंश होता है। तो नियम के अनुसार हो जाएगा कोण ए ओ बी केंद्र पर बना कोण प्लस स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण कोण ए सी बी का योगफल होता है 180। ए ओ बी का मान हमको ज्ञात करना है इस बार और ए सी बी का मान है 80 बराबर 180। तो कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80 और 180 में से 80 घटाएंगे तो हो जाएगा 100 अंश। केंद्र पर बना कोण हो गया 100। तो ये दोनों प्रश्न एक ही जैसे थे, एक ही नियम से लगे हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 2 4 2 4 6 8 10 12 और 14 का समांतर माध्य और माध्यिका बताइए। इस आंकड़े का हमको समांतर माध्य और माध्यिका ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। समांतर माध्य निकालना है तो सभी पदों का पहले योग करेंगे और जितनी संख्या है उससे भाग करेंगे। पदों का योग हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 बटा में पदों की संख्या। पदों की संख्या की गणना करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया 7। अब सभी पदों को जोड़ा जाए तो हो जाएगा 2 4 6 6 12 8 20 10 30 30 12 42 और 42 और 14 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 56। अब बट्टा में 7 तो हो जाएगा 7 8 56। तो इसका समांतर माध्य हो गया 8। अब इसी आंकड़े का हमको माध्यिका बताना है। तो माध्यिका बताने के लिए देखा जाता है कि जो आंकड़ा दिया है वो आरोही या अवरोही क्रम में है कि नहीं। तो ये जो आपका आंकड़ा है पहले 2 है, फिर 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 यानी क्रम से लिखा हुआ है। जब क्रम से लिखा हुआ है तब देखेंगे कि इस आंकड़े के बिल्कुल बीच में कौन सा अंक है। इस आंकड़े के बिल्कुल बीच में जो अंक होगा उसी को हम इसका माध्यिका कहेंगे। तो बिल्कुल बीच में कौन है, अगर 3 गो अंक इधर से हटा दिया जाए, 3 गो अंक इधर से हटा दिया जाए तो बीच में क्या बच रहा है, 8 बच रहा है। तो इस आंकड़े की माध्यिका यानी माध्यक हो जाएगा 8। समांतर माध्य हो गया 8। समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, और माध्यिका मतलब आंकड़े के जो बीच में रहेगा वही उसकी माध्यिका होगी।
कभी कभार क्या होगा, यही अगर मान लीजिए कि आंकड़े में एक पद और रहता है, 14 के बाद अगर 16 रहता है, अब कहा जाता है कि इस आंकड़े की माध्यिका क्या होगी। तो अब बीच में एक पद नहीं होगा, बीच में दो पद है, क्योंकि इधर भी 3 हटाएंगे, इधर भी 3 हटाएंगे, तो अब बीच में दो पद बच रहा है। जब बीच में दो पद आएगा तब उसकी माध्यिका क्या होगी। जब बीच में दो पद बचेगा तो दोनों पदों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। बीच में जो दो पद होगा दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो 10 और 8 18 बटा 2 और दूनवा 18, तब माध्यिका आपका हो जाएगा 9। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आपके जरूर पूछते हैं। समांतर माध्य और माध्यिका। अब अगला सवाल हम लोग पढ़ेंगे कि अगर बहुलक पूछ दे किसी आंकड़े का तो वो कैसे पता करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको आंकड़ा दे दिया जाए 2 7 8 5 7 6 4 7 2 1 7 6 7, ये आपका आंकड़ा दिया हुआ। इस आंकड़े का इस बार हमको बहुलक बताना है। तो किसी भी आंकड़े का बहुलक कौन होता है, जो आंकड़े में पद सबसे अधिक बार होता है उसी को हम आंकड़े का बहुलक कहते हैं। तो देखेंगे कि इस आंकड़े में कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि 7 सबसे अधिक बार आया है। अगर दूसरे अंक की बात करें तो 6 केवल 2 बार है, 2 भी आपका केवल 2 ही बार है। तो इसमें सबसे जो ज्यादा बार आने वाला जो अंक है वो है 7। तो जो सबसे अधिक बार अंक रहेगा उस आंकड़े का वही बहुलक होगा, यानी इस आंकड़े का बहुलक होगा 7। बहुलक इस तरह से भी देकर के पूछता है, इस तरह से बात बना के दिया रहेगा, एक में यक्ष एक में पद और बारंबारता दिया रहेगा। जैसे आपको दे दिया जाए पद में है 3 8 4 2 1 और 5, और इसकी बारंबारता है 2 9 5 11 3 4। इस तरह से आंकड़ा अगर दिया है तो इसका बहुलक कौन होगा, जो आंकड़े में सबसे अधिक बार होगा वही आंकड़े का बहुलक होगा। अब अगर आंकड़ा इस तरह से दिया है, पद और बारंबारता दिया है, तब इस आंकड़े का बहुलक कौन होगा। तो ये पद है और ये उसकी बारंबारता है, यानी कि आंकड़े में 3 2 बार है, 8 9 बार है, 4 5 बार है, 2 11 बार है, 1 3 बार है और 5 4 बार है। यानी इस आंकड़े का बहुलक कौन होगा, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही उस आंकड़े का बहुलक कहलाएगा। तो देखिए कि किस पद की बारंबारता सबसे अधिक है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो आपका पद 2 है उसकी बारंबारता सबसे अधिक है 11, यानी आंकड़े में 2 11 बार है, बाकी सब उससे कम है। तो इस आंकड़े का बहुलक हो जाएगा बहुलक बराबर 2। जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही उसका बहुलक कहलाता है। तो किस पद की बारंबारता सबसे अधिक है, 2 की, तो इसका बहुलक हो गया 2। परीक्षा में बहुत बच्चे कुछ गलतियां भी कर देते हैं, जैसे बहुत बच्चे लिखना है 2 तो वो बारंबारता को ही उत्तर में लिख करके चले आते हैं, 11 सबसे बड़ा है इसी को हम बहुलक बोल देंगे। तो बारंबारता को बहुलक नहीं लिखा जाता है, जो पद होता है उसको लिखा जाता है, किस पद की बारंबारता सबसे अधिक है। तो 2 की बारंबारता सबसे अधिक है, यहाँ आंकड़े में 2 11 बार है, तो इसका बहुलक हम लिखेंगे 2। तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रायिकता से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछता है। कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता
किसी घटना की प्रायिकता P बराबर 0.05 है तो उस घटना के नहीं घटने का प्रायिकता बताइए। P का मान दे देगा और P मतलब घटना घटने का प्रायिकता, तो नहीं घटने का प्रायिकता का मान क्या होगा? घटना घटने की प्रायिकता को P कहते हैं और घटना नहीं घटने की प्रायिकता को PE पर बार कहते हैं। तो इसका मान कैसे निकालेंगे? तो सूत्र होता है कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। तो घटना घटने की प्रायिकता का मान दिया है 0.05 और नहीं घटने का प्रायिकता का मान निकालना है बराबर 1, यानी PE पर बार बराबर 1/0.05 और 1 में से 0.05 को अगर घटाते हैं, बहुत बच्चे घटाने में मिस्टेक भी कर देते हैं, तो ऐसे अगर कर लेंगे 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ पर 0 बचेगा। यानी कि घटना नहीं घटने का जो प्रायिकता होगा P पर बार का मान वो हो जाएगा 0.95।